अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। 1947 में हमने ये मुल्क इतनी कुर्बानियाँ और जद्दोजहद के बाद इसीलिए हासिल किया था ताकि हम लोग इस मुल्क में जो है अपनी मर्ज़ी से, आज़ादी से, ख़ुद मुख्तारी से और ख़ुददारी से जी सकें। अब अपने साथ साथ हमारे बच्चे और हमारी औरतें भी जो हैं वो अपनी मर्ज़ी से इस मुल्क में ज़िंदगी बसर कर सकें। जो हमारे बुज़ुर्गों का मोटिव था आज़ादी हासिल करने का, लड़ने का, जद्दोजहद करने का, अपनी ज़िंदगी मुश्किलात और ख़तरे में उन्होंने इसलिए डाली ताकि जो हमारी आने वाली नस्लें हैं वो पुरसकून जगह पर या किसी पुरसकून मुल्क में अपनी ज़िंदगी बसर करें। इसीलिए जो है पाकिस्तान का जो है वजूद क़याम में आया था। लेकिन जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है उसको देख के बड़े अफ़सोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि जो हमारे बुज़ुर्गों की मेहनत, जद्दोजहद और कुर्बानियाँ थी वो तमाम तर ज़ाया हो गई, तमाम तर रायगा चली गई। जी नाज़रीन, हम जिस माशरे में रहते हैं यहाँ पर अगर किसी मर्द पे जो है जुल्म किया जाए, उस पे जो है जुल्म के पहाड़ तोड़े जाएँ या उसे मुश्किलात में, परेशानी में जकड़ लिया जाए, तो ये कि वो मर्द ख़ुद भी और ये माशरा भी बर्दाश्त कर लेता है कि एक मर्द है, इस पे मुश्किल वक्त आया है, परेशानी आई है, वो ख़ुद ही इससे जो है लड़ के आगे निकल जाएगा। तो ये कि जब एक मर्द पे जुल्म व सितम होता है या फिर उसको पाबंद सलासल किया जाता है, कैद किया जाता है, अगवा किया जाता है, तो वो माशरा भी ख़ामोश रहता है और जो मतलब एक मर्द के जो मर्द को परेशानी फ़ेस होती है उससे ये कि मर्द को तो थोड़ी बहुत तकलीफ़ होती है, इसे डिनाई नहीं किया जा सकता और उसके फैमिलीज़ वालों को भी थोड़ी तकलीफ़ होती है। लेकिन इस काम से जो है एक माशरा तबाह नहीं होता, एक ख़ानदान तबाह नहीं होता, एक घर तबाह नहीं होता। लेकिन अगर यही चीज़ें एक औरत पर की जाएँ या औरत के साथ की जाएँ, उस पे ज़ुल्म व सितम के पहाड़ तोड़े जाएँ, उसे परेशानी में और मुश्किलात में धकेला जाए, मतलब अगवा कर लिया जाए या कैद कर लिया जाए, तो वो उस औरत के लिए भी एक मुश्किल चीज़ होती है और स्पेशली जब औरत पर ऐसा वक्त आता है तो सिर्फ़ वो औरत ही परेशान या बर्बाद नहीं होती, उसके साथ उसका घर, ख़ानदान और स्पेशली ये माशरा भी बर्बाद हो जाता है। तो यही सूरत हाल आजकल हमें अपनी सियासत में भी देखने को मिलती है। इमरान ख़ान के दौरे हुकूमत में जब मरीम नवाज़ साहिबा को गिरफ़्तार किया गया तो इस पर पूरी नून लीग, नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ, और जब फ़रियाद तारपुर साहिबा को गिरफ़्तार किया गया तो इस पर बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, आसिफ़ अली ज़रदारी साहब और पूरी की पूरी पीपल्स पार्टी ने ये बयानात दिए, एहतजाज किया उनकी हुकूमत में और अपनी हुकूमत बनने के बाद कि मतलब जो ये हमारी औरतें थीं इनके पास ना कोई ओहदा था, ना इनका कोई जुर्म था, जो इन पे केसेस बनाए गए वो बुनियाद थे और वो जो है जुर्म आज तक साबित नहीं हुए। तो इन ख़वातीन को जो उठाया गया वो एक गलत इक़दाम था और इस इक़दाम से माशरे का पूरा सर झुक गया। ये हकीकत है कि इस तरह की जो कार्रवाइयाँ हैं नहीं होनी चाहिए, तो इसकी जितनी मज़म्मत की जाए कम है। तो ये कि पीपल्स पार्टी और नून लीग आज तक ये बात कहते रहे हैं कि हमारी औरतों पे जो है गलत हाथ डाला गया, लेकिन जब आपकी अपनी हुकूमत आई तो आप लोगों ने क्या किया? एक इंसान जो है वो अपने आप को जो है दूसरे से बेहतर साबित करता है। लेकिन जब अभी हमने पिछले साल जो पूरा 1 साल है पीडीएम का, हमने उसमें देखा कि जो ये लोग शिकवे शिकायतें पीटीआई से करते थे, आज वही काम खुद कर रहे हैं। अभी हाल ही में चले पुरतशद्दुद जो एहतजाज होता है जिसमें तोड़-फोड़ की जाती है, सरकारी इमलाक को नुकसान पहुँचाया जाता है, उस पे गिरफ़्तारियाँ की जाएँ, सज़ा दी जाए, वो बात तो समझ आती है, चाहे मर्द हो या औरत हो। लेकिन वो मर्द और वो ख़वातीन या वो अवाम जो एक पुरअमन एहतजाज कर रही थी, उन पर जिस तरह का क्रैकडाउन किया गया, लाठी चार्ज किया गया, इस इक़दाम से जो है ना पीटीआई में कोई फ़र्क रहा, ना पीडीएम में कोई फ़र्क रहा। मुझे एक बात समझ आती नहीं है कि ये जो पुलिस डिपार्टमेंट होते हैं, इसमें जो है भर्तियाँ जो होती हैं, वो औरतों की भी की जाती हैं और मर्द की भी की जाती हैं। तो जो ये फ़ीमेल कांस्टेबल्स होती हैं, वो इसलिए होती हैं कि जब कोई इस तरह की सिचुएशन हो, एहतजाज की, धरने की या अमन-ओ-अमान के हवाले से कोई ख़राबी या कोई ऐसी सूरत हाल पेश होने वाली हो, तो ये फ़ीमेल कांस्टेबल्स की भी भर्ती इसीलिए की जाती है
کہ اگر کوئی خواتین اس طرح کی سرگرمی میں ملوث پائی جائیں تو ان خواتین کو جو فیمیل کانسٹیبل پکڑیں گی، لیکن ہم نے پنجاب پولیس کی جانب سے جو کارروائیاں دیکھی وہ انتہائی شرمناک ہیں، اور اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ مطلب جو پی ٹی آئی کی جو فیمیل ورکرز وہ پرامن احتجاج کر رہی تھی، ویڈیوز موجود ہیں کہ نہ ان کے ہاتھ میں کوئی ڈنڈا تھا، نہ ان کی زبان پہ کوئی ایسے غیر اخلاقی الفاظ تھے کہ جس کی وجہ سے حکومت طیش میں آئی اور یہ اقدام کرنا پڑا۔ وہ پرامن احتجاج کر رہی تھی، اپنے حقوق کا جو ہے مطالبہ کر رہی تھی، جو ایک ہر شہری کا بنیادی حق ہے۔ اسے ہیومن رائٹس کہا جاتا ہے، اس کا آئین میں بھی ذکر ہوا ہے۔ تو لیکن ہمیں آئین کا کیا پتہ، جب ملک میں آئین نافذ ہی نہیں ہے تو پھر اس پہ عمل کس طرح کیا جا سکتا ہے۔ تو اپنی ہی بات کو کنٹینیو کرتے ہوئے چلتے ہیں کہ ہم نے اس احتجاج دھرنے میں جو پی ٹی آئی کے خواتین کر رہی تھی کہ جو ہے فیمیل کانسٹیبلز نے ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی، فیمیل کانسٹیبلز نے ان کو نہیں پکڑا، فیمیل کانسٹیبلز تو پورے منظر عام پر دکھائی نہیں دی، واللہ عالم سب چھٹیوں پہ چلی گئی تھی یا کیا مسئلے مسائل درپیش تھے۔ یہ کس حق سے پنجاب پولیس میں جو مطلب جو مرد حضرات ہیں، جو میل کانسٹیبلز ہیں، انہوں نے عورتوں پہ ہاتھ ڈالا، عورتوں پر ظلم و ستم کیے، عورتوں کو پکڑا، اور جس بے دردی سے عورتوں کے ساتھ جو سلوک کیا گیا وہ مطلب انتہائی غلط تھا۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو آئی جی پنجاب پولیس ہے اور پوری کی پوری پنجاب پولیس، اس کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے کہ اگر ایک عورت کوئی غلط کام کر رہی ہے یا کوئی جرم کر رہی ہے تو سب سے پہلی بات مرد تو اس پہ ہاتھ ڈال ہی نہیں سکتا، عورت پہ ہاتھ ڈالنا عورت کا کام ہے۔ جو میل کانسٹیبل ہے وہ مرد کو پکڑے، مرد کو گھسیٹے، مرد کو جو ہے سلاخوں میں ڈالے۔ لیکن جو ہم نے ویڈیو میں دیکھا کہ کس طرح عورتوں کو بالوں سے پکڑ کے جو ہے مردوں کی جانب سے گاڑیوں میں ان کی اپنی پولیس وینس میں ڈالا گیا، کس طرح عورتوں کو زد و کو کر پہ ان پہ ظلم و ستم کر کے ان کو حراست میں لیا گیا۔ تو پنجاب پولیس کے اس اقدام پر تو آئی جی پنجاب پولیس اور پوری کی پوری پنجاب پولیس کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کرنی چاہیے، اور جو بھی نگراں حکومت ہے اس سے بھی پوچھا جانا چاہیے کہ یہ کس طرح کا اقدام تھا۔ مطلب ہم ایک اسلامی معاشرے میں رہ رہے ہیں، ایک مسلم ملک میں رہ رہے ہیں، وہاں پر اس طرح کی حرکات کرنا کیا ہم لوگوں کو زیب دیتی ہیں؟ اور پولیس جیسے ادارے کے ساتھ کہ جس پہ پوری عوام کو ایک اعتماد ہوتا ہے، اور پولیس کے جانب سے یہ غنڈہ گردی کی گئی، جو فاشزم کی اعلیٰ مثال قائم کی گئی، یہ دنیا کی تاریخ میں بہت کم دیکھنے کو ملتی ہے، اور جن ممالک میں بھی دیکھنے میں ملی ہے آج تک ان کا جو تذکرہ کیا جاتا ہے وہ شرم سے کیا جاتا ہے۔ اور دوسرا کہ آج کل ایک ہمارے یہاں عجیب ہی رواج ہے کہ جب کسی سیاسی کارکن کو پکڑنا ہوتا ہے تو یہ کہ پنجاب میں تو یہ بہت دیکھنے کو آیا، لیکن جب سندھ میں علی زیدی کو گرفتار کیا گیا تو اور جو ہے پنجاب میں بھی جو گرفتاریاں ہوئی ہیں تو اس میں جو ایک گرفتاری کا طریقہ ہوتا ہے کہ پولیس جاتی ہے، دروازہ نوک کرتی ہے، وارنٹ دکھاتی ہے، اور جس بندے کے خلاف وارنٹ ہوتا ہے اس کو پکڑ کے جو ہے گاڑی میں بٹھا کے جو ہے جو پھر قانونی کارروائی ہوتی ہے اس کے خلاف وہ کی جاتی ہے۔ لیکن یہاں پر پولیس میں اور چوروں میں جو ہے مطلب ڈاکوؤں میں اور غنڈوں میں کوئی فرق نہیں رہا۔ سی سی ٹی وی کیمراز کی فوٹیجز، سوشل میڈیا پہ فوٹیجز موجود ہیں، ویڈیوز موجود ہیں کہ پولیس کی کارروائی ایک تو یہ رات کو ہوتی ہے، مطلب رات کو کارروائی کرنا کہ جب ایک انسان کے آرام کا ٹائم ہے تو یہ کارروائی کرنے کی تک نہیں بنتی۔ اگر کسی کے خلاف وارنٹ ہے تو دن میں جایا جائے، دروازہ کھٹکایا جائے، وارنٹ دکھا کے گرفتار کر کے لے آیا جائے اس شخص کو جس کے خلاف وارنٹ ہے۔ لیکن ہمارے یہاں پولیس دروازہ کودتی ہے، اندر سے دروازہ کھولا جاتا ہے، پوری نفری گھر میں داخل ہوتی ہے، میاں بیوی کمرے میں موجود ہیں، جوان بچیاں گھر میں موجود ہیں، پردے کا اور مطلب چادر اور چار دیواری کو پامال کیا جاتا ہے، اور پھر گھس کے کارروائی کی جاتی ہے، اور پھر اس بندے کو پکڑ کے جس کے خلاف وارنٹ ہوتا ہے پھر حراست میں لیا جاتا ہے۔ دنیا میں یہ کہاں ہوتا ہے؟ یہ میرے خیال سے صرف پاکستان میں ہی ہوتا ہے۔ محترم شہباز شریف صاحب اور نواز شریف صاحب جو ہیں وہ پی ٹی آئی کی حکومت پہ گلہ کرتے رہے کہ انہوں نے جو ہے مطلب چادر اور چار دیواری کا خیال نہیں کیا، ایک عورت کی عزت کا خیال نہیں کیا۔ جب مریم نواز کے ہوٹل میں دروازہ توڑ کے جو گھسا گیا تھا تو اس پر انہوں نے بہت شور مچایا، لیکن جناب جو آپ کی حکومت کر رہی ہے تو اور جو آپ شکوہ کرتے تھے ماضی کی حکومت میں، تو آپ دونوں کی حکومت میں فرق کیا رہا؟
आप दोनों ही एक ही पटरी पर, एक ही डगर पर चल रहे हैं। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद जब इमरान खान साहब की हुकूमत को ख़त्म किया गया और पीडीएम की हुकूमत वजूद में आई, तो ये कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से पहले भी इमरान खान साहब का जो ग्राफ है, सियासी ग्राफ, वो बहुत उरूज पे था, लेकिन वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद उस ग्राफ में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ। तो ये कि असूली तौर पर एक सियासी जमात के तौर पे जो, और मेरे से कुछ आवाम ने भी यही सोचा था कि पीडीएम ने जो हुकूमत बनाई है वो अब उस ग्राफ को, या जो इमरान खान की मकबूलियत है उसको काउंटर करने के लिए या उसको कम करने के लिए और इमरान खान का वोट बैंक तोड़ने के लिए पीडीएम जो है वो आवाम की फलाह बहबूद के लिए या आवाम की बेहतरी के लिए या मईशत को स्ट्रॉन्ग करने के लिए या महंगाई को कम करने के लिए कोई अपना प्लान लेकर आई होगी, कोई मंसूबा होगा। लेकिन अब जो सूरत हाल है और जो सियासी मंजरनामा है उससे ये चीज़ बहुत वाज़ेह हो गई है और सबके सामने आया हो गई है कि जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाई गई और जो पीडीएम ने अपनी हुकूमत कायम की, तो ये जो सारा प्रोसेस था ये आवाम की बेहतरी के लिए और आवाम को सहूलत फराहम करने के लिए नहीं था। असल में ये एक तरह से ज़िद थी, अना थी, या इंतकामी कार्रवाई कह लें कि पीटीआई को और इमरान खान को चलता कर कर अपनी हुकूमत जो है कायम करनी और इक़्तिदार और ताकत के मज़े लूटने हैं। वरना इसके अलावा जो है पीडीएम के पास आवाम की फलाह के लिए कोई रोड मैप था ही नहीं सिरे से मौजूद। तो ये कि इस हवाले से हमें ये सारी चीज़ें दिखती हैं कि इन्होंने कुछ कोशिश की कि आवाम को हम सहूलत फ़राहम कर सकें, लेकिन ये हर चीज़ में नाकाम हुए। इन्होंने आटा स्कीम शुरू की, लेकिन ये उसमें इतनी अमवात हुई इनकी, ये आटा स्कीम फ़ेल हो गई। फिर ये आईएमएफ से जो है, मतलब कब से हम सुनते आ रहे हैं, जब से इनकी हुकूमत कायम हुई है कि आईएमएफ से डील होने वाली है, आईएमएफ से डील होने वाली है, हम डील के बहुत करीब हैं, लेकिन अभी तक वो डील नहीं हुई। महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, डॉलर दिन ब दिन आसमानों को छूता जा रहा है। इसके अलावा जो इन्होंने एक अभी स्कीम लॉन्च की थी कि हम जो है गरीब को जो है, जो गरीब तबका है उसको पेट्रोल सस्ता देंगे अमीर पर ज़्यादा टैक्स लगाकर, लेकिन वो भी इनकी जो स्कीम थी उसकी भी कोई ख़बरें नहीं है। मतलब इन्होंने कहा कि हम जो है वो रूस से सस्ता तेल मंगवा रहे हैं ताकि हम आवाम को सस्ता तेल दे सकें, लेकिन वो जो है रूस से तेल अभी तक आया नहीं। तो और महंगाई आप हम सब के सामने है कि कितनी ज़्यादा हो गई है और इस महंगाई ने आवाम की कमर तोड़ के रख दी है। मतलब जो ये 4-5 चीज़ें थी पीडीएम की, इसमें भी ये बुरी तरह नाकाम हो गई है। वो तो ये चंद जो इक़दामात हैं इन्होंने इसलिए उठाए क्योंकि इन्हें पता है कि एट द एंड इलेक्शन तो होने हैं, और ये कि अब ये जितना भी इसको डिले कर लें, मतलब ये इसको अक्टूबर से जो है ज़्यादा डिले नहीं कर सकते। इंशाल्लाह ताला अक्टूबर में तो हर हाल में इलेक्शन होने हैं। तो ये 4-5 चीज़ें इन्होंने इसलिए करने की कोशिश की कि शायद हमारी कोई एक चीज़ चल जाए और हम आवाम के सामने इलेक्शन में जा सकें। तो ये कि ये हर चीज़ में नाकाम हुए। तो ये कि जिसके बायस अब भी लोगों का, माहिरीन का ये कहना है कि अक्टूबर में भी इलेक्शन होते मुश्किल हैं, क्योंकि इनके पास कोई ऐसा जवाब तो है नहीं, कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं कि ये आवाम के सामने रख सके और बता सके कि हमने आवाम के लिए ये काम किया है, तो जिसके बायस हमें वोट दिए जाएं। तो जो मेरी समझ में आई है कि पीडीएम का जो है हुकूमत कायम करना और जो इनके इक़दामात से ज़ाहिर हुआ है, जो आजकल जो सियासी सूरत हाल भी है, कि पीडीएम का वाहिद मकसद ये था कि किसी तरह पीटीआई पर बैन लग जाए या इमरान खान को माइनस कर दिया जाए, या तो है कि पीटीआई को मतलब तोड़ दिया जाए, और इसके लिए जो है इन्होंने सर धड़ की बाजी लगा दी। मतलब जो इन्होंने इंतकामी कार्रवाइयाँ की हैं, जो मतलब जिस तरह इन्होंने मतलब एफआईआर काटी हैं पीटीआई के जो कारकुनान के ख़िलाफ़, ना ही इनके ख़िलाफ़ कोई शवाहिद थे, ना ही इनके ख़िलाफ़ कोई सबूत थे, लेकिन इन पे गद्दारी के पर्चे हो गए, इन पे जो है बगावत के पर्चे हो गए। एक शख्स पे 10-10, 15-15 एफआईआर हैं बग़ैर किसी जवाज़ के, क्योंकि ये एक इंतकामी कार्रवाई थी। मतलब ये कि अभी जितने भी आपने पीटीआई के कारकुनान पकड़े हैं, इनके ख़िलाफ़ ना आपके पास ठोस सबूत हैं, ना गवाह है, और ना ही कोई ऐसी चीज़ है कि जिसके बायस आपकी ये कार्रवाई या इनकी गिरफ़्तारियाँ साबित हो सकें।
बाज़ औक़ात तो पुलिस को भी ये नहीं पता होता कि जो गिरफ़्तार करनी जाती है कि मतलब किस जुर्म के तहत हम गिरफ़्तार कर रहे हैं। बस उनको ये ऑर्डर मिलता है कि जाकर इस बंदे को पकड़ के हवालात में डालने हैं और पुलिस उस पे यस्सर करती है, क्योंकि पुलिस का काम तो हुकूमत की ताबेदारी करना है, अवाम के लिए तो मतलब पुलिस का कोई किरदार ही नहीं है। यहाँ पर पुलिस को भी सोचना चाहिए कि पुलिस जो है वो अवाम की नौकर होती है, अवाम के मतलब खिदमतगार होती है। वो सियासतदानों को या उनकी जो है गलत कामों पे या इंतकामी कार्रवाई पे जो है उनको सहूलत फ़राहम करने के लिए ये पुलिस का इदारा नहीं बनाया जाता। पुलिस का इदारा अवाम की सहूलत के लिए और अवाम के लिए बनाया जाता है। लेकिन यहाँ पर तो ऐसा लगता है कि जो पुलिस का इदारा है वो सियासतदानों का मोहताज है और सियासतदानों की ही पैरवी करने के लिए वजूद में आया है। हुकूमत को शर्म आनी चाहिए ये स्पेशली शीरी मज़ारी के केस में। मतलब आप उनकी उम्र देखें, आप उनकी बीमारियाँ देखें, लेकिन जो है एक मतलब उनको 5-5 दफ़ा गिरफ़्तार किया गया। वो जेल से रिलीज़ होती थी, आप उन्हें किसी और केस में गिरफ़्तार कर लेते थे। वो फिर रिलीज़ होती थी, आप उन्हें फिर किसी नए केस में गिरफ़्तार कर लेते थे। मतलब ज़ुल्म व सितम के आपने उन पे इतने पहाड़ तोड़े, इतना मतलब उनको प्रेशराइज़ किया गया, लेकिन जब तक वो डटी रहीं आप उन्हें हिरासत में लेते रहे। लेकिन जब वो ये प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर पाईं और उन्होंने सियासत से किनारा कशी करने का इख्तियार कर ली और पीटीआई को खैराबाद कह दिया, तब आपकी रूह को तस्कीन मिली। दूसरी शर्मनाक हरकत आप लोगों की ये मलीहा बुखारी के केस में है कि आपने एक खातून को बग़ैर किसी जुर्म के, बग़ैर किसी जवाज़ के, मतलब बग़ैर किसी जो है ऑथेंटिक चीज़ के 16 दिन तक जेल की मतलब सी क्लास कैटेगरी में रखा और उन पे जो है मतलब ज़ुल्म व सितम किया जाता रहा, प्रेशराइज़ उनको किया जाता रहा। लेकिन आपने उनको रिहाई तब दी कि और आपकी रूह को तस्कीन तब मिली जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पीटीआई छोड़ने का ऐलान किया। इसके अलावा जो है फिरदौस आशिक अवान, मुसर्रत चीमा और जो है अबरारुल हक और इसके अलावा दीगर जो है पीटीआई लीडर्स और कारकुनान, उन पे आपने ज़ुल्म व सितम के इतने पहाड़ तोड़े, इतना उनको प्रेशराइज़ किया गया। लेकिन आपके कलेजे को ठंड तब पड़ी कि जब इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पीटीआई छोड़ने का ऐलान कर दिया। तो ये है आपकी सियासत और आपकी जो है जमहूरी पार्टी होने का दावा। आपने इन हरकतों की वजह से जो है ना, मेरे ख़्याल से जो है फ़ाशिज़्म इसका भी जो सर है ना वो शर्म से झुका दिया होगा। तो ये है कि मतलब ये ही आपकी सियासत है और जो मतलब आप दावा करते हैं कि आप एक जमहूरी सियासी पार्टी हैं, तो इसका जो अमली सबूत है वो आपने जो है अपने इस एक साला दौर में बहुत ही खूबसूरत से आवाम के सामने पेश किया है। और जितनी नफ़रत आपने आवाम के दिलों में जो है पैदा कर दी है वो शायद ही किसी तरह ख़त्म हो पाए। अभी जो आपका और जो मतलब इतने सालों से पाकिस्तानी सियासत की बागडोर संभाल रहे हैं और जो असल मानों में जो सियासत में जिनका अहम किरदार होता है, अभी जो उनका एक फ़ोकस है वो है पीटीआई को तोड़ना। इसके लिए आपने जो है मुल्तान में पीटीआई हकीकी का भी क़याम रख दिया। लेकिन मैं थोड़ा माज़ी में लेकर चलना चाहूँगा कि इस तरह की कार्रवाइयों से ना जो ना ही पार्टी जो है टूटती है ना ही ख़त्म होती है। हाँ, ये कि वक्ती तौर पर जो है पार्टी कमज़ोर हो जाती है, जिससे आपकी रूह को शायद तस्कीन मिल जाए। लेकिन अगर आप ये समझ रहे हैं कि जो है पीटीआई जो है ख़त्म हो जाएगी और जो है इसका जो है पाकिस्तान की तारीख़ से नाम मिट जाएगा, तो ये आपकी बहुत गलत फ़हमी है। आपको शायद अपना वक्त भूल गया कि जब पीपल्स पार्टी पे और जो है नून लीग पर भी ये वक्त आया कि उन्हें क्रश करने की कोशिश की गई और उन पे भी जुल्म व सितम के पहाड़ टूटे। जो ये कि आपकी पार्टियां कमज़ोर हुईं लेकिन ख़त्म नहीं हुईं। तो ये भी इसी तरह की एक मिसाल है कि पीटीआई आज कमज़ोर तो हो गई है लेकिन ये ना ख़त्म हुई है और ना ही ख़त्म हो सकती है, क्योंकि सियासी जमातें कभी ख़त्म नहीं हुआ करती। और ये जो आप सब जो है इमरान खान के और पीटीआई के ख़िलाफ़ हो गए हैं और जो आप लोग कार्रवाइयाँ और हरकतें कर रहे हैं, तो मैं एक बात आपको बताना चाहूँगा कि इमरान खान को ना अब जो है ना वो सिंपैथी का वोट मिलेगा। जिस तरह पीपल्स पार्टी को आज तक जो है जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी का और बेनज़ीर भुट्टो की शहादत का जो है वो सिंपैथी का वोट मिलता आया ना, तो एक तरह से आप लोगों ने अपनी इन हरकतों से ना इमरान खान के लिए भी एक सिंपैथी का वोट बैंक बना दिया है। जो भी अभी एक तबका इमरान खान के ख़िलाफ़ था ना, तो ये कि आप सब ने एक होके और इमरान खान को दूसरी तरफ खड़ा करके
تو وہ جو طبقہ تھا نا اس کو بھی عمران خان کی حمایت جو ہے دلوا دی ہے۔ آپ نے جو ہے یہ انتقامی کارروائیاں کر کے جو آپ کا پلان تھا کہ پی ٹی آئی کو کمزور کیا جائے، لیکن یہ جو گیم ہے نا وہ الٹا آپ کو ہی پڑ گیا ہے۔ اس کیس میں پی ٹی آئی تو کمزور نہیں ہوئی، لیکن آپ کی جو اتحاد ہے یا آپ کے جو جماعتیں ہیں وہ کمزور پڑ گئی ہیں، وہ کمزور ہو گئی ہیں۔ ان شارٹ کہنا نہیں چاہیے کہ آپ لوگوں نے جو ہے نا وہ اپنے ووٹ بینک کا اور اپنی جو ہے نا سیاسی پارٹی کی جو قبر ہے وہ خود اپنے ہاتھوں سے کھو دی ہے۔ اور اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ میری اس بات سے اختلاف کرتے ہیں یا میری بات صحیح نہیں ہے یا میں صحیح بات نہیں کر رہا، تو ابھی جو ہے آپ الیکشن کروا کر دیکھ لیں، اور اس الیکشن کے جو ریزلٹس ہیں نا آپ کو پتہ چل جائے گا کہ میری بات میں کتنی صداقت ہے اور کتنی نہیں ہے۔ اب جو اصل بات وہ یہ ہے کہ پی ڈی ایم کو جو ہے وہ ہوش کے ناخن لینے چاہیے، اور یہ جو انتقامی کارروائیاں ہیں یا یہ جو اپنے بدلے کی آگ کو ٹھنڈا کرنا ہے، اس کو جو ہے ختم کیا جائے، اور جو ایک آئینی طریقہ کار ہے، جو یہ جمہوری جو پاکستان اب سو کال جمہوری ملک رہ گیا ہے، تو اس کی تھوڑی سی لاچ رکھ لی جائے۔ یہ ہے کہ جلد سے جلد الیکشن کروائے جائیں، تاکہ یہ جو ملک میں ایک انارکی کی صورتحال پیدا ہوئی ہے اور یہ جو سیاسی کشمکش ہے اور جس چیز کی تلقین ہمیں آئین بھی کرتا ہے، جو اس ملک کا بنیادی ستون ہے، اس پر عمل کیا جائے اور جلد سے جلد الیکشن کروائے جائیں، تاکہ عوام اپنے نمائندے کو منتخب کر کے ملک کی بھاگ دوڑ سنبھالنے کا موقع دے، تاکہ ملک میں جو ہے یہ جو انارکی کی فضا ہے یا جو ابھی سیاسی کشمکش ہے یہ ختم ہو اور ملک میں جو ہے ایک پرامن فضا قائم ہو۔ اور یہ کہ جب الیکشن ہوں گے اور عوام کے منتخب نمائندے حکومت میں آئیں گے، تب ہی جو ہے مہنگائی بھی کنٹرول ہو پائے گی، ڈالر بھی نیچے آ جائے گا، اور جو اور بھی چند مسئلے مسائل ہیں ملک کے یہ بھی اختتام پذیر ہوں گے۔ لیکن یہ اسی وقت ممکن ہوگا کہ جب الیکشن ہوں گے اور عوام کے حقیقی اور صحیح معنوں میں منتخب نمائندے جو ہیں اس ملک کو چلائیں گے۔ شکریہ۔